सेफ एट होम। बच्चों, जैसे आपको पता ही है कि अनलॉक की जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा अटेंटिव रहना है, ज़्यादा केयरफुल रहना है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कीप सोशल डिस्टेंसिंग। इसमें क्या हो, आप कहीं भी किसी पब्लिक प्लेस पे जाओ, मार्केट जाओ या कहीं भी जाओ, तो आपको दूसरे पर्सन से डिस्टेंस पे रहना है, तो यू कीप सोशल डिस्टेंस। सेकंड आपका क्या है, वॉश योर हैंड अगेन एंड अगेन। बार बार सोप से अपने हैंड वॉश करो और इसको हो सके तो इसको सैनिटाइज भी करो, सैनिटाइजर यूज़ करो। थर्ड, वियर मास्क। तो ये चीज़ें बेटा ध्यान में रखनी है, क्योंकि अनलॉक भले ही हो चुका है लेकिन अभी कोरोना गया नहीं है, कोरोना अभी भी है और ये स्प्रेड हो सकता है। तो इसी वजह से बेटा ये 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है बच्चों। अब लास्ट टाइम हमने क्या किया था, रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में हमने क्या क्या किया था, ज़्यादा कुछ नहीं, जस्ट रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, यही सब किया था ना, और उसके बीच में डिफरेंसेस किए थे। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोबिक और एनारोबिक में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन भी किया था और उनके बीच में डिफरेंसेस भी बताए थे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लर्न करना है और आपको लिखना भी है। ये मैं आपको वर्कशीट में भेजूंगी। और इसके अलावा जैसे आपके 9th 10th इसमें इसका थोड़ा डिटेल आ जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बेटा इसको बड़ी अच्छी तरह से लर्न करना है। तो आज हम मेनली क्या करेंगे, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मैंने आपको बताया था कि ब्रीदिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग में आपका क्या था, ब्रीदिंग इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, और रेस्पिरेशन क्या बताया था, इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो ब्रीदिंग जो है इसमें क्या था, ब्रीदिंग टेकिंग एयर रिच इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल, एयर को हम अंदर लेते हैं, कौन सी एयर, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सहेल करते हैं, तो ये हमारा होता है ब्रीदिंग। और रेस्पिरेशन में मैंने क्या बताया था कि इसके अलावा रेस्पिरेशन इनहेल और एक्सहेल तो रेस्पिरेशन में भी होता है, लेकिन इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, रिलीज ऑफ एनर्जी बताया था ना बेटा। और इसमें बताया था कि 38 ATP molecules आर प्रोड्यूस इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड ओनली 2 molecules आर रिलीज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इनहेलेशन, इनहेलेशन क्या होता है, टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू लंग्स इज कॉल्ड इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन, गिविंग आउट एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सहेलेशन, ठीक है। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है, ये हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हम साइमल्टेनियसली इनहेल करते हैं और एक्सहेल, ये नहीं कि पहले हम इनहेल कर रहे हैं फिर एक्सहेल। जैसे ही हम इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले लें, तो एट द सेम टाइम कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल फ्रॉम आवर बॉडी, ठीक है। तो ये हमारा इनहेल और एक्सहेल होता है कि साइमल्टेनियस प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसमें इसके अलावा आएगा ब्रीदिंग रेट। ब्रीदिंग रेट, द नंबर ऑफ टाइम्स a person breathe in a minute is known as breathing rate। मीन्स 1 मिनट में हम जितनी बार ये ब्रीथ करते हैं दैट इज कॉल्ड अवर ब्रीदिंग रेट। और नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ब्रीदिंग रेट जो हमारा होता है 16 to 18 टाइम पर मिनट, मीन्स हम 1 मिनट में 16 to 18 टाइम ब्रीथ करते हैं। लेकिन अगर हम फास्ट रनिंग कर रहे हैं या हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं या स्टेयर्स हम चढ़ रहे हैं, तो हमारा ब्रीदिंग रेट इट में इंक्रीज अप टू 25 टाइम्स। हमारा ब्रीदिंग देखा है ना आपने कि जब आप भागते हो या हैवी एक्सरसाइज करते हो, इवन स्टेयर चढ़ते हो, तो आपका जो सांस है थोड़ा चढ़ना शुरू हो जाता है, बिकॉज आवर ब्रीदिंग रेट इंक्रीज, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये क्रम्स के बारे में बताया था, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल कॉज मसल क्रैम्प और मसल फैटिग। और ये मैंने आपको बताया था क्योंकि हमारी ऑक्सीजन जो है
उसकी डिमांड बढ़ जाती है और उतनी ऑक्सीजन हमें नहीं मिल पाती। इसके अलावा मैंने आपको दूसरी ये एक चीज़ और होती है स्नीजिंग। स्नीजिंग में क्या होता है कि कई बार डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एयर में, स्मोक होता है, पोल्यूटेड ये स्मोक होता है, ये इसमें फ्लोट करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारी जो एयर है, जब हम सांस लेते हैं, वैसे तो हमारे नोस्ट्रिल्स में हेयर होते हैं, वो जो है उसको एक तरह से फिल्टर कर देते हैं, लेकिन कई टाइम क्या होता है ठीक से फिल्टर ना हो पाए, हमारे नोज़ में अगर एंटर करने की कोशिश करें तो हम स्नीज करते हैं और स्नीजिंग के साथ वो पार्टिकल जो है हमारी नोज से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्नीजिंग। और अब है हमारा ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में मेनली आपका आता है लंग्स। दिस इज द डायग्राम ऑफ लंग्स। तो लंग जो है इट इज मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग। तो लंग्स ये दे आर पेयर ऑफ स्पंजी इलास्टिक एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये जो होता है पेयर्स में होता है, ये देखो हमारा राइट लंग लेफ्ट लंग एक तरह से पेयर हो गया ना, तो ये हाईली इलास्टिक होता है और दूसरा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये जो है दे इनक्लोज इन अ थिन वॉल लाइक सैक दैट इज कॉल्ड एज एल्वेली। तो एल्वेली जो होती हैं इनके सरफेस पे एक नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, दे कंटेन अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, जब हम ब्रीथ करते हैं तो इट इज़ फिल्ड विद ऑक्सीजन और जब विदाउट तो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। तो ऑर्गन ऑफ ब्रीदिंग, अब मैं आपको बताऊंगी ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग। नेक्स्ट हमारा है ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग। तो ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग में मैंने आपको मेनली क्या बताया है, लंग्स। ठीक है, लंग्स के साथ जो जो हमारे ऑर्गन्स एसोसिएटेड हैं वो हैं आपका नोज, नेजल पैसेज, फेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो ये हैं हमारे ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद लंग्स। ये हमारे सब रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले नोज एंड नेजल पैसेज। तो नोज, यू नो वी ब्रीथ थ्रू नोज, एंड उसमें क्या होते हैं छोटे छोटे ब्रिसल्स लाइक हेयर होते हैं ना, हमारे नोज में छोटे छोटे बाल होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये जो बाल जो है एक तरह से फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, जो हमारी एयर हमारे अंदर जाती है, वी इनहेल एयर दैट आर फिल्टर्ड थ्रू दिस हेयर्स। ठीक है, और ये आर्मी में से नेजल पैसेज। तो वार्म एंड मोस्ट एयर आर फिल्टर्ड बाय द ये हेयर्स। ठीक है, तो हमें हमेशा वी ऑलवेज ब्रीथ थ्रू नोज। क्यों? क्योंकि हमारे नोज़ में जो हेयर्स होते हैं फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, लेकिन हमारे माउथ में ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं होता। तो माउथ से अगर हम लेंगे तो डस्ट पार्टिकल्स या स्मॉल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, वो हमारे उसमें लंग्स में एंटर कर सकते हैं। सो वी ऑलवेज ब्रीथ थ्रू नोज। ठीक है, तो ये था हमारा नोज एंड नेजल पैसेज। इसके बाद हमारा क्या आएगा, फेरिंग्स। जो हमारी एयर है वो नेजल पैसेज से कहाँ जाती है, फेरिंग्स में। ठीक है, और फेरिंग जो उसको कहाँ भेजता है, ट्रैकिया में। एक तरह से और जो एयर होती है भी इनहेल करते हैं, वो पहले नोजल पैसेज, जिसके बाद वो कहाँ एंटर करती है, ट्रैकिया में। और ट्रैकिया में कैसे करती है, थ्रू फेरिंग्स। ठीक है, इसके बाद हमारा है ट्रैकिया। ये हमारी है ट्रैकिया, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और ट्रैकिया को हम एक और चीज़ बोलते हैं, दैट इज विंड पाइप। विंड पाइप और ट्रैकिया। तो पहले मैंने बताया एयर नोज में जाती है। ठीक है, नेजल पैसेज से फिर वो फेरिंग जो उसको कहाँ भेजता है, ट्रैकिया में। तो ट्रैकिया में जब हमारी एयर जाती है तो ये देखो ये दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये देखो दिस इज अवर ब्रोंक्यूल्स।
ठीक है। तो इसमें ये जो हमारी ट्रैकिया है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, वो है ब्रोंकोस या ब्रोंकाई। तो ये जो है इसके बाद ये फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू ब्रोंक्यूल्स में, और इसके बाद ये कहाँ करती है, एयर सैक। ये हमारे यहाँ पे एल्वियल्स होते हैं, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज भी होती है, तो एयर सैक या एल्वियली में ये जाती हैं। इसके बाद में आपको ये हमारे आपको पता लग गया कि ऑर्गन्स ऑफ ब्रीदिंग। इसके बाद हमारा क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में मेनली टू है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो जो इनहेलेशन होता है मीन्स टेकिंग एयर रिच इन ऑक्सीजन, दैट इज इनहेलेशन। अब इनहेलेशन क्या होता है, ड्यूरिंग इनहेलेशन रीब्स मूव अपवर्ड। जो हमारी रीब्स होती हैं वो कहाँ चलिए बेटा आपका इससे पहले एक्टिविटी है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। इससे आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। देखो ये एक्टिविटी आप कर भी सकते हो, लास्ट टाइम बच्चे बना के लाते भी रहे हैं। ये एक्टिविटी देखो, इसमें क्या लेना है आपको, जस्ट एक बोतल लेनी है, और ये जो आपकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल्स होती हैं वो ले लो, और इसके बाद यहाँ से उसको कट कर दो। अपर साइड तो ऐसी रहेगी लेकिन नीचे से उसको कट कर दो, और यहाँ पे एक बैलून जो है वो इसमें एक मतलब बैलून फिट कर दो इस तरह से, ठीक है। तो इट एक्ट एज ए डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम जो होता है वो क्या होता है, लंग्स का फ्लोर बनाता है, फ्लोर ऑफ लंग्स, मतलब जैसे लंग्स है तो लंग्स ये हमारे इधर की साइड क्या होगा, डायफ्राम, ठीक है। तो ये हमारा डायफ्राम हो जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक वाई शेप स्ट्रॉ लेंगे, और वाई शेप ये आराम से बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें छोटे छोटे बैलून जो है अटैच कर देंगे, ठीक है। जैसे ही हम ऐसे इस तरह से एयर को करेंगे मीन्स एक्सेल और ऐसे इनहेल, ठीक है। तो ये बेटा नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्टिविटी बताऊंगी मैं करके, ये मैं बना के लाऊंगी और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। इतने में अगर कोई बच्चा खुद बनाए दैट्स वेरी गुड, मुझे आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो कि मैम हमने इस तरह से ये एक्टिविटी कर ली है। तो इनहेलेशन में मेनली क्या होता है, रिब्स मूव अपवर्ड। ये जब आपको दिखाऊंगी ज़्यादा समझ आएगा, रिब्स मूव अपवर्ड। जैसे हम ऐसे करेंगे, अब मैं एयर पास करेंगे तो अपवर्ड हो जाएंगे एंड आउटवर्ड। जैसे अपवर्ड होंगे तो वो थोड़े आउटर तरफ भी आ जाएंगे, एंड डायफ्राम्स मूव डाउन। तो अब जब वो अपवर्ड होंगे तो रिब जो है वो हमारा डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। और इससे क्या होगा, जो थोरैसिक कैविटी, क्योंकि हम हवा अंदर ले रहे हैं तो उससे थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाएगा। बेटा ध्यान से समझना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो वॉल्यूम जो है थोरैसिक कैविटी का इंक्रीज हो जाएगा। अब क्योंकि लंग जो है हमारे इलास्टिक होते हैं, ठीक है, तो उनका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा, और उनका साइज इंक्रीज होने से क्या होगा, जो एयर प्रेशर है, जैसे उनका साइज इस तरह से इंक्रीज हो गया तो एयर प्रेशर इनसाइड द लंग विल डिक्रीज। अब एयर प्रेशर जो इनसाइड द लंग वो डिक्रीज है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि लंग्स का प्रेशर तो डिक्रीज हो गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि विंड्स मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। अब बाहर प्रेशर हाई है और अंदर कम है, तो वो जो एयर को हमारे अंदर ले मतलब हमारे अंदर धकेलेगा एक तरह से, जैसे हम कह सकते हैं सो वी कैन इनहेल। तो इसमें बेटा आपको कई बार मैकेनिज्म आ जाती है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। सबसे पहले आपको इनहेलेशन लिखना है। इनहेलेशन में आपको दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो रिब्स मूव अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम्स मूव डाउन। इसके बाद लंग्स इंक्रीज इन साइज एंड एयर प्रेशर inside the lungs will decrease and atmospheric pressure will be higher, so air from atmosphere enter into the lungs। तो ये होता है हमारा इनहेलेशन। और एक्सहेलेशन जो होता है इसके जस्ट रिवर्स होता है। चलो नेक्स्ट बेटा एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में बता रही हूँ कि जस्ट रिवर्स प्रोसेस। देखो इसमें क्या था, रिब्स मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड। इसमें क्या होता है, रिब्स मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। तो देखिए नीचे जाते हैं और अंदर की तरफ जाते हैं, एंड
जो है ऊपर की तरफ जाता है। इसके बाद क्या होगा, ये प्रोसेस होने के बाद वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी विल डिक्रीज। अब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। लंग्स डिक्रीजेस इन साइज, लंग जो है वो भी हमारे साइज में डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, अब लंग डिक्रीज हो जाएंगे तो एयर प्रेशर इनसाइड द लंग विल इंक्रीज, उसमें डिक्रीज हुआ था और इसमें एयर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और फिर वही बात, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है लंग्स, अगर हम लंग्स और एटमॉस्फेयर में कंपैरिजन करें तो कंपैरेटिवली एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ा लो होगा और लंग्स में जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, तो इट मूव आउट एयर फ्रॉम द लंग्स, ये एयर को बाहर की तरफ करेगा, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सहेलेशन, ठीक है। ये जैसे आप डायग्राम भी देखो, डायग्राम में देखो क्या आपको नज़र आ रहा है, ये हमारी रिब्स हैं, ये हमारी रिब्स हैं, तो जैसे ही इनहेलेशन होता है रिब्स मूव आउट एंड एयर इज ड्रॉन इन, और इसमें देखो ये हमारी जो रिब्स हैं, रिब्स मूव बैक, ये मतलब थोड़ी छोटी हो जाती है और एयर इज फोर्स आउट। ये बेटा जब एक्टिविटी में आपको दिखाऊंगी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बड़े आराम से, ठीक है। आपकी एक तो ये एक्टिविटी है, दूसरी एक्टिविटी क्या है, इन्होंने क्या किया कि जस्ट एक इंची टेप लिया है और उससे अपना और अपने फ्रेंड की जो चेस्ट को मेज़र किया है, तो हम कह सकते हैं इसमें हमें थोरेसिक कैविटी है उसका जो हमें जो है एक तरह से उसका हम एरिया वो करेंगे, मापेंगे। तो ये बेटा आप घर पे कर सकते हो, अपने फ्रेंड या अपने मदर फादर, अपने छोटे भाई, उनकी आप ये मेज़र कर सकते हो। दूसरा क्या होता है बेटा, कई बार जैसे आप दौड़ के आते हो तब अपने आप मेज़र कर सकते हो कि आप जब बिल्कुल नॉर्मल प्रोसेस पे हो तब क्या है, और जब आपका ये हाई ब्रीदिंग होती है या कुछ होती हैं तब आपका क्या प्रोसीजर होता है। ये बेटा अगर लाइव वाटर में लैब में पूछूंगी, मिल गया तो ये एक्सपेरिमेंट भी हम करवाऊंगी। इसमें क्या है कि प्रूव कि वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, हम ये कैसे प्रूव करेंगे, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं, फ्रेश लाइम वाटर, और उसमें इस तरह से वी ब्लो आउट एयर, तो हमारे एयर में जो लाइम वाटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल्की हो जाता है। लाइम वाटर इज कार्बन डाइऑक्साइड टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो अब लाइम वाटर हमने लिया है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, जैसे आप जिसको आप चूना भी बोलते हैं लोग नॉर्मल लैंग्वेज में, तो उसमें हमने ब्लो आउट की एयर, तो क्या होगा, मिल्की हो गया, मीन्स वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल ना करते तो लाइम वाटर जो है वो मिल्की नहीं होता, ठीक है। एक आपकी एक्टिविटी ये है। दूसरा इनहेल्ड एयर, इनहेल्ड एयर में कितना होता है, इनहेल्ड एयर, इसमें आपका 21% ऑक्सीजन होता है, और एक्सहेल्ड एयर एक्सहेल्ड एयर में आपका 10% 16.4% ऑक्सीजन होता है। मीन्स इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और एक्सहेल्ड एयर में ऑक्सीजन कम होती है। इसी तरह से जब हम इनहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होती है, 0.04%, ठीक है। और जब हम एक्सहेल करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा होती है, 4.4। ये देखो बेटा, ये टेबल कर लेना, कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल एंड एक्सहेल, या व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो ये बेटा ये टेबल में दिया हुआ है, 21% ऑक्सीजन ये क्या होती है इनहेल्ड एयर में, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड। अगेन जो एक्सहेल एयर होती है उसमें क्या होती है 16.4% ऑक्सीजन और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी बेटा चाहे आप टेबल बना के इस तरह से क्वेश्चन कर लेना, आपको पता है इंटरनल क्वेश्चन आएंगे, तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है।
अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक तो ये वाली एक्टिविटी दिखाऊंगी, ठीक है, ये एक्टिविटी आपको दिखानी है मैंने। सेकंड, ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स में ब्रीदिंग कैसे होती है ये आपको बताना है। अब बेटा आज के लिए मैं वर्कशीट नहीं दे रही, जस्ट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ लंग्स, सिर्फ आपको लंग्स का डायग्राम ड्रॉ करना है। और बार बार बेटा पूछना मत मैम इसकी वर्कशीट कहाँ है। और वर्कशीट ई सेक्शन स्पेशली मैं कह रही हूँ क्या होता है, वेंसडे को मैं 9 और 9:30 तक आपको वर्क आपकी आंसर की मिल जाती है, तो आप 5 to 7 बड़े आराम से सेंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ई सेक्शन की वर्कशीट नहीं आ रही। एफ सेक्शन एक बार मैंने फ़ोन किया तो आपकी वर्कशीट आ गई और आपका एक्सरसाइज भी आ गई। क्या मैं बार बार फ़ोन करूं? अगर मैं रिमाइंडर डाल के या फ़ोन करके वो आ गया तो उसका 1 मार्क्स तो पहले ही कट, आपके मार्क्स लगते हैं ना इसमें। तो बेटा मुझे बार बार रिमाइंडर नहीं देना पड़े, ये आपकी ड्यूटी है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे लिखो कि मैम मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे व्हाट्सअप करो। अदरवाइज टाइमली सबको वर्कशीट एक्सरसाइज ये सब सेंड करनी है। कोई बच्चा अगर बीमार है या आउट ऑफ स्टेशन है, आउट ऑफ स्टेशन में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, काम तो आपको फ़ोन से ही करना है, फ़ोन पे आ रही है आपकी हर चीज़ आंसर की वगैरह। लेकिन फिर भी चलो कई बार आप नोटबुक नहीं लेके जाते, इट्स ओके। लेकिन बेटा अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है तो टाइमली सेंड करो। मुझे फ़ोन क्यों करना पड़ता है? और फ़ोन करते हो तो तुम अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं करवाते क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी कंप्लेंट हो जाएगी। मुझे आइंदा फ़ोन ना करना पड़े, विदाउट एनी फ़ोन और विदाउट एनी रिमाइंडर आपको वर्कशीट सेंड करनी है। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको कॉल कर लूँगी। कोई भी चीज़ समझना, कोई भी बच्चा मुझसे व्हाट्सअप करके पूछ सकता है कि मैम हमें ये पॉइंट्स क्लियर नहीं हुआ, आप हमें बता दो, तो मैं बताऊँगी। बहुत बच्चे पूछते भी हैं कि मैम ये पॉइंट क्लियर कर दो। ठीक है बच्चों, चलो ओके, ऑल द बेस्ट।